जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप कल वाला प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर देखे हैं। अगर आप कल वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप कल वाला लेक्चर जाके देखो प्रत्यावर्ती धारा का। इस प्रकार से बताया गया कि एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा और जो बच जाएगा आज इस वीडियो में खात्मा हो जाएगा। इसीलिए अगर आज का वीडियो आपको समझना है तो भाई कल वाला वीडियो जरूर जाके देखें प्रत्यावर्ती धारा का। और आज भी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा यहीं से। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती, क्या पूछा गया कि प्रत्यावर्ती धारा, क्या पूछा गया, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए तो समझिए पहले ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या बोला, धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है। चलिए ये मान लेते हैं है हमारा एक एक्सिस और एक इसको मान लेते हैं। इस पे हम लोग वोल्टेज को दर्शा देते हैं और इस पे हम लोग आई को दर्शा देते हैं और इनके बीच जो कलांतर दिया हुआ है वो फाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, फाई। तो इस अगर आई का घटक कीजिएगा, एक होगा आपका कौन सा डायरेक्शन में, एक होगा आपका भी डायरेक्शन में। तो बताइए थीटा के तरफ अर्थात एंगल के तरफ जो घटक होता है उसको आप क्या लिखते हैं, आई कोस फाई, है ना। भी तरफ के जो घटक होगा वो क्या लिखाएगा, आई कोस फाई। और विदाउट फाई की तरफ जो घटक होगा वो क्या होगा भाई, आई साइन फाई। क्या होगा, आई साइन फाई। तो आपसे पूछा गया कि धारा का वाटहीन घटक, वाटहीन घटक हमारा कौन है, ये नहीं है हमारा, ये है वाटहीन घटक अर्थात धारा के तरफ जो घटक है वो क्या है भाई, आई साइन फाई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, आई साइन फाई। कितना आसान है, धारा का वाटहीन घटक आई साइन फाई, आई साइन फाई, कुछ नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे प्यारे मित्र। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हम यहां पे देखो फॉर्मूला आपको लिखाते हैं और मात्रक लिखाते हैं। ध्यान से सुनिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, V बराबर L di/dt। ये शायद फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। L के फॉर्म में वोल्टेज क्या होता है, यदि प्रेरकत्व लगा हुआ है तो उसमें बताइए वोल्टेज क्या होता है, V बराबर L di/dt। जहां भी हमारा क्या है वोल्टेज, L हमारा है प्रेरकत्व, I हमारा है धारा और T हमारा है सही समय। अगर यहां से हम L का मान निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा बताइए, V इंटू डी टी बराबर हो जाएगा L इंटू डी आई। कोई दिक्कत। अगर आप L का फॉर्मूला यहां से निकालना चाहेंगे तो बताओ क्या निकलेगा, V इंटू डी टी बटे क्या निकलेगा भाई, डी आई। अब यहां से आइए हम लोग इसका मात्रक देखेंगे। अगर आपको वैज्ञानिक मात्रक पूछा जाए प्रेरकत्व का तो वो होता है हेनरी, लेकिन अगर भौतिक राशि पे मात्रक पूछा जाए तो बताओ क्या होगा, V है हमारा और V का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और बताओ समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इतना आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत। एक और मात्रक हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जो पहला मात्रक है किसका भाई, ये है प्रेरकत्व का, ये पहला मात्रक है। अगर इसका आप वैज्ञानिक मात्रक देखेंगे प्रेरकत्व का तो बताओ वैज्ञानिक मात्रक क्या होता है, हेनरी,
जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए दूसरा, इसमें आइए, C बराबर एक फॉर्मूला पढ़े हैं Q/V, ठीक है। तो बताइए अगर धारिता का मात्रक पूछा जाए, वैज्ञानिक मात्रक, तो क्या होता है? फेराड। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे क्या होता है फेराड। एक और मात्रक हो जाएगा भौतिक राशि के अनुसार, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। एक मात्रक और हो जाएगा, ध्यान से देखिए, C बराबर क्या होता है? Q/V। ध्यान से देखेंगे, C बराबर है Q/V। तो आप भाई साहब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी होगा क्या? तो जहां पे Q है वहां हम लोग क्या रखने जा रहे हैं? I इंटू टी। चलिए यहां पे रखिए I इंटू टी बटे क्या होगा? V। आप ये बताइए, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक होगा एम्पियर, कोई दिक्कत, और समय का मात्रक होगा सेकेंड, क्या होगा? सेकेंड, और विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट। तो ये तीसरा मात्रक निकला किसका भाई? धारिता का। एक और आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे, एक और जो है आपका प्रतिरोध। क्या है भाई? प्रतिरोध। आप ये बताइए, अगर आप प्रतिरोध का मात्रक देखना चाहेंगे तो पहला मात्रक होता है प्रतिरोध का ओम, ये वैज्ञानिक मात्रक है। अगर आप फॉर्मूला के अनुसार मात्रक देखना चाहेंगे तो बताओ, V बराबर होता है I इंटू आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर इतना ध्यान में है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का बीमीय सूत्र बताइए। यहां पे लिखना चाहिए था बीमीय सूत्र, लिखा गया विभिन्न सूत्र। सॉरी, यहां पे लिखना है आपको बीमीय सूत्र बताइए। बीमीय सूत्र है किसका? सबसे पहले पूछा गया L/R का और उसके बाद पूछा गया RC का। तो आइए सबसे पहले बारी बारी से निकालते हैं L/R का बीमीय सूत्र। क्या निकालते हैं भाई? L/R का बीमीय सूत्र। तो आराम से आप निकाल सकते हैं L/R का बीमीय सूत्र। सबसे पहले आप इसका मात्रक लिखें ताकि बीमा निकालने में काफी आसानी हो। बताओ, L का मात्रक क्या है? वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर। लिखे ध्यान से, यहां पे L/R, तो L का भी मात्रक देखो, अभी क्या निकाले थे? क्या निकाले थे? वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर। यहां लिखेंगे वोल्ट, ध्यान से देखेंगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन तो चुटकी में सॉल्व कीजिएगा। वोल्ट सेकेंड और बटे क्या होता है? एम्पियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका मात्रक है? L का। अब यहां पे R भी है और अभी जस्ट आपको R का मात्रक हम निकाल के दिखाए थे। R का मात्रक क्या है? वोल्ट बटे एम्पियर। तो आप आराम से लिखिए नीचे में वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें, हाँ सर समझ में 100% आ रहा है। सभी लोग लिखिए 100%, क्योंकि आप लोग कमेंट में करने में आप लोग कोताही करते हैं। अरे भैया थोड़ा हाथ चला दो, कितना ठंडा लगता है तुमको, हम आपके लिए कर रहे हैं ना, तो हाथ थोड़ा कमेंट कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, मोटिवेट हो हम भी। तो ध्यान से सुनो, देखो एम्पियर से एम्पियर क्या हुआ? खत्म। वोल्ट से वोल्ट क्या हुआ? खत्म। तो बचा केवल क्या? सेकेंड। अर्थात L/R के लिए अगर आप बीमा निकालेंगे तो बताओ बीमा कितना आराम से निकल जाएगा, केवल सेकेंड बचा है। तो अगर सेकेंड देखा जाए तो सेकेंड का बीमा, सेकेंड किसका मात्रक है? समय का, और समय का बीमा क्या होता है? केवल T। अर्थात इसमें M नहीं दिख रहा है तो M0, L नहीं दिख रहा है तो L0 और T दिख रहा है। तो बताओ कितना आराम से निकल गया भाई। L/R का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M0 L0 T। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए RC का बीमीय सूत्र क्या है? तो आराम से इसमें भी निकाल सकते हैं। RC का पूछ रहा है बीमीय सूत्र, R इंटू C। तो अभी जस्ट हम लोग लिखे R का मात्रा क्या लिखे? वोल्ट बटे एम्पियर। और अभी जस्ट हम लोग C का मात्रक निकाल चुके हैं। C का मात्रक बताओ क्या निकाले? देखो ध्यान से,
एम्पियर सेकेंड बटे वोल्ट, एम्पियर सेकेंड बटे वोल्ट, तो यहां लिखिए एम्पियर सेकेंड बटे वोल्ट। देखिए वोल्ट से वोल्ट क्या हुआ, खत्म, एम्पियर से एम्पियर क्या हुआ, खत्म, इसमें भी केवल क्या बचा, सेकेंड बचा, तो इसका भी बीमा बताओ क्या हो जाएगा, M0 L0, और समय का बीमा क्या होता है, T। कितना आराम से निकल गया देखो तो, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं है, आप ध्यानपूर्वक केवल सॉल्व कीजिए, आराम से बनते जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्या बोल रहा, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। और आपको पता है एमीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो देखो ध्यान से, ये एमीटर है और इससे जोड़ा गया एक बैटरी और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ है। एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर का इतना विद्युत वाहक बल सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी लगाना है। कोई दिक्कत? ये हो गया पूरा सेल का भाग, है ना। और इस सेल से बोल रहा है कि कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, 2.0 अर्थात 2 एम्पियर का। और ये सेल कितना वोल्ट का है, 1.5। और इस एमीटर का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, R बराबर 0.05 ओम, है ना। तो आपको निकालना आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध को डिनोट करते हैं R से। कितना आराम से निकल जाएगा। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, I बराबर V बटे R। तो यहां V का काम कर रहा है विद्युत वाहक बल E, और यहां पे R का काम 2 कर रहा है, एक ये R है एक ये R है। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब कुछ नहीं है, सॉल्व कर दीजिए। हमको निकालना है किसका मान भाई, हमको निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो कुछ नहीं, मान रखते जाइए। आई का मान कितना भाई, 2 रख दिए। विद्युत वाहक बल का मान कितना, 1.5 रख दिए। चलिए आगे देखिए, और इस R का मान कितना, 0.05 प्लस R, कुछ नहीं, हल कर दीजिए। चलिए क्रॉस गुना करते हैं, कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अगर आप इसे हल कीजिएगा तो हो जाएगा 0.05, कोई दिक्कत है ना। और प्लस है R इंटू क्या होगा 2, और इधर हो जाएगा 1.5। हम देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको सॉर्ट करते, ये गुना में है, इधर लेके जाएंगे भाग में हो जाएगा 0.05 प्लस R, है ना। देखो यहाँ पे ये वाला R लिखा गया, यहाँ पे ये वाला R लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्मॉल R ही है। ये गुना में है तो इधर जाएगा कितना होगा भाग में, 1.5/2 हो जाएगा। दशमलव तोड़िए, कितना हो जाएगा भाई, 0। भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, कितना होगा, 2 7 14, 2 5 10, है ना, होगा ना भाई। अर्थात दशमलव यहाँ पे बैठेगा, और आपको पता है नीचे में एक 10 और है, तो ये दशमलव बताइए भागा देने के बाद कितना आ जाएगा। देखो कितना आसान है, 7.5 और बटे कितना होगा 10, फिर कितना हो जाएगा 0.75, होगा कि नहीं। अब बताइए इधर हल कर दीजिए, देखो ध्यान से क्या बचा है, 0.05 प्लस R, और इधर भागा देने के बाद कितना आया 0.75, कितना आया भाई 0.75। अब चलिए इसको उधर लेके जाइए, R बराबर हो जाएगा 0.75 माइनस 0.05, घटाने आता है तो घटाइए, कितना हो जाएगा 0.75 माइनस है 0.05, घटा दीजिए, 5 में 5 गया 0, इधर कितना होगा 7, इधर हो जाएगा 0, अर्थात आ जाएगा R का मान 0.7
ओम। कितना आराम से देखो बन गया। कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे छोटा कर देते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। देखिए क्या बोल रहा है कि LCR श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। कौन सा क्रम में लगा हुआ है? श्रेणी क्रम में। पहले हमारा है L, फिर है हमारा C, और फिर है हमारा क्या भाई? R। ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है जो AC स्रोत से जुड़ा है। AC स्रोत का सिंबल ये होता है। चलिए जोड़ दिए, ये है L, ये है C, और ये है भाई R, और ये AC स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है कि धारा का शिखर मान अधिकतम होगा महत्तम होगा, कब होगा? देखिए इसके लिए एक तरीका है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आप सिंपल याद रखिएगा। ये महत्तम तभी होगा जब प्रतिघात L का और प्रतिघात C का दोनों आपस में बराबर होगा। यदि दोनों आपस में बराबर होगा तो धारा का मान अधिकतम होगा, धारा का शिखर मान अधिकतम होगा। और कल हम आपको पढ़ाए थे प्रतिघात प्रेरकत्व का क्या होता है? ओमेगा L। प्रतिघात धारिता का क्या होता है? 1/ओमेगा C। चलिए अब इसको ओमेगा ओमेगा गुना कर दो, ओमेगा ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? और L को इधर ले आइए तो हो जाएगा 1/LC। तो आपका ऑप्शन में ये भी दे सकता है, आपका ऑप्शन ये भी दे सकता है, या फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो बताओ किस में आ जाएगा भैया? रूट में 1/LC, और एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा, LC का वर्गमूल नहीं लिख देगा। तो बताओ ओमेगा का मान ये भी दे सकता है 1/√LC। कितना मस्त सा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा धारा का शिखर मान अधिकतम होगा XL बराबर XC पर, और XL का मान ओमेगा L होता है और XC का मान 1/ओमेगा C है। इसलिए हम बोले कि कल का लेक्चर आप देख के आओ तो आज 100% समझ में आएगा। तो राइट आंसर ये भी हो सकता है, राइट आंसर ये भी हो सकता है। अब आपको ऑप्शन के अनुसार मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। क्या बोल रहा है? एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता कितना दिया हुआ है? 440 वोल्ट, अर्थात Vm का मान दिया हुआ है 440 वोल्ट, है ना। इसकी आभासी वोल्टता जिसको आप बोलते हैं RMS वैल्यू, अर्थात आपको निकालना है Vrms का मान कितना होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, Vrms बराबर होता है Vm/√2। याद रखिएगा आभासी वोल्टता को RMS वैल्यू भी कहा जाता है, जिसको आप बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान किसका? वोल्टेज का। चलिए Vm का मान कितना दिया हुआ है? 440 वोल्ट। √2 परिमयकरण कीजिए, √2 बटे कितना होगा? √2। चलिए आगे गुना कीजिए, Vrms कितना हो जाएगा? 440 इंटू √2, और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 22 दूना 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा 220√2 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, चुटकी बजाइए सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल का लेक्चर देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध और प्रेरकत्व, क्योंकि प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। तो चलिए एक है R और एक है L, ये किसमें जुड़ा हुआ है? किसमें जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में, लेकिन ये दिष्ट धारा प्रवाहित कर रहा। दिष्ट धारा अर्थात ये बैटरी लगा हुआ है। समझ में आ रहा है भाई? चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ अब समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये है R और ये है L। तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालने बोल रहा। तो कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, Z बराबर होता है क्या? √R² प्लस X²। तो X किसका भाई? L का। तो यहां हो जाएगा X
एल का स्क्वायर। और कल आपको पढ़ाए थे कि आर का प्रतिबाधा आर ही होता है और एक्स एल का प्रतिबाधा कितना होता है भाई, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। किसी को समस्या परेशानी नहीं? चलिए, आर का मान कितना दिया हुआ है 10 ओम और इसका मान कितना दिया हुआ है 10 हेनरी एल का मान। तो ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, कल आपको एक चीज और बताए थे, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ। अगर आप एसी के लिए बात कीजिएगा तो भारत में अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है भाई, 0 हर्ट्ज होता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी। तो आप ये बताओ, ये एसी लगा हुआ है कि डीसी? डीसी लगा हुआ है और डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है भाई, 0। तो आराम से यहां पे पुट कीजिए, आर का मान है 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है ना, और साथ में है एल, और एल का यहां हो जाएगा स्क्वायर। अब बताइए डीसी में है तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 0। ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डीसी के लिए एफ का मान 0 होता है। अगर मान भी रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एफ का मान 0, ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बताओ, केवल 10 का स्क्वायर बचेगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 ओम। प्रतिबाधा का मात्रक ओम भी होता है, कल पढ़े हैं। प्रतिघात का भी ओम ही होता है। कैसा लगा? कोई है दम भाई? कोई दम नहीं है। कितना आसान है, क्योंकि यहां जेड आर के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस बार हमने ऑप्शन दे दिया, क्योंकि ऑप्शन नहीं देंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है इस क्वेश्चन में। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R तथा स्वप्रेरकत्व प्रेरकत्व L लगा हुआ है तो धारा तथा वोल्टेज में कलांतर फाई दिया हुआ है ना। धारा और वोल्टेज में कलांतर जो दिया हुआ है वो फाई, यहां पूछा गया था 10 फाई का मान बताना था। क्या बताना था भाई? 10 फाई का मान। देखिए, क्योंकि चारों ऑप्शन में 10 फाई ही दिया हुआ है और कल हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, 10 फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। 10 फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये होगा आधार, अर्थात x, और यहां पे क्या होगा, आधार का मान है r। तो बताओ x किसके लिए काम करेगा, L के लिए, क्योंकि हमारा जो परिपथ में है L लगा हुआ है और R लगा हुआ है। तो बताइए यहां पे XL हो जाएगा, और XL का फॉर्मूला कल आपको बताए थे ओमेगा L और बटे क्या होता है R, तो R ही रहेगा प्रतिरोध के लिए। समझ में आ रहा है? कितना आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 फाई बराबर ओमेगा L बाय R। यहां से 10 फाई का मान पूछा गया है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, अगर आप कल वाला वीडियो देखें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कितना मस्त है, LR परिपथ लगा हुआ है। कितना मस्त सा क्वेश्चन है भाई। LR परिपथ है, एक है हमारा R और एक है हमारा क्या लगा हुआ भाई, L। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा भाई, इसको अच्छा से बनाते हैं। चलिए समझना है। ये है हमारा R और ये है हमारा L। तो बताइए Z का मान पूछ रहा है, अर्थात प्रतिबाधा का मान पूछ रहा है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ यहां पे x का काम L के लिए होगा तो XL का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए R का R ही रहेगा और XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L का होल स्क्वायर। आ गया इसका राइट आंसर, यही हो जाएगा प्रतिबाधा का मान। कितना आराम सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए LR परिपथ का शक्ति गुणांक बताइए। कितना मस्त सा क्वेश्चन है। यहां से बताइए शक्ति गुणांक का मान हम आपको बताए थे, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए। शक्ति गुणांक कहां गया भाई, फॉर्मूला डायग्राम कहां गया, जा डायग्राम। हाँ यहां से बताइए
अगर आप कोश फाई का मान निकालना चाहते हैं तो कोश फाई बराबर क्या होता है भाई, कोश फाई हमारा होता है शक्ति गुणांक, कोस फाई बराबर आधार बट्टे कर्ण, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये होगा आधार, ये क्या होगा कर्ण, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है R/Z। तो आइए निकालते हैं, कहां बढ़ गए भाई, हाँ LR परिपथ, सबसे पहले LR परिपथ बनाइए, ये है R, ये है L, चलिए LR परिपथ बन गया, ये है R और ये है L। तो कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति गुणांक पूछ रहा है अर्थात कोस फाई पूछ रहा है, R/Z, R के लिए R/Z। अभी बताओ Z का मान निकालने हैं LR परिपथ के लिए, ये निकालने हैं, ये मान रख दो, कितना आराम से बन गया, R के जगह पे R ही रहेगा और Z का मान अभी जस्ट निकाल चुके हैं, क्या निकाल रहे हैं R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर, कितना आराम सा बन गया बताओ तो, किसी भी प्रकार का समस्या है क्या, नहीं। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण दिया हुआ है, फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, शक्ति गुणांक कौन बताता है भाई, हाँ शक्ति गुणांक कौन बताता है, कोस फाई, यही होगा कोस फाई बताता है शक्ति गुणांक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, देखिए बोल रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, देखिए ध्यान से सुनिए, ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर पढ़े होंगे तो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप, एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप। क्या होता है भाई, स्टेप अप, इसको हिंदी में बोलते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर और इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और याद रखिएगा स्टेप डाउन अर्थात वोल्टेज को घटा रहा है, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पे N1 हमारा होता है बड़ा और N2 हमारा होता है छोटा। कब, स्टेप डाउन में, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग की कमी होती है, यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग कम होता है और प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेप डाउन कर रहा है। और स्टेप अप में N2 ज्यादा होता है, किससे भाई, N1 से, यही तो खासियत है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में N2 ग्रेटर देन N1 कुछ नहीं है भाई, क्योंकि स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, I बराबर 60 sin 100 पाई टी। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्ग माध्य मूल्य मान, तो बताइए वर्ग माध्य मूल्य मान किसके लिए, धारा के लिए। तो यहां लिखेंगे IRMS, और IRMS बराबर क्या होता है भाई, Im/√2, और आपको पढ़ाया गया I बराबर होता है Im sin ओमेगा टी। तो Im का काम क्या कर रहा है, 60, तो यहाँ 60 बिठा दो बटे √2, परिमेयकरण कर दीजिए, √2 इधर भी हो जाएगा √2, 60 √2 और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, 30 दूना 60, कितना, राइट आंसर आ जाएगा भाई 30√2। निकल गया IRMS। और साथ में आवृत्ति निकालना है, साइन ओमेगा टी, ये क्या है भाई, ओमेगा का मान दिया हुआ है, ओमेगा का मान कितना दिया हुआ, पहला निकल गया, ओमेगा का मान दिया हुआ है भाई, ये टोटल ओमेगा टी होता है 100 पाई, ठीक है। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f बराबर क्या होता है 100 पाई। बताइए 2 पाई से 100 पाई कितना बार में कटेगा, 50 बार में। तो बताओ f का मान कितना आएगा भाई, 50 हर्ट्ज, ये तो एम्पियर हो जाएगा। कितना आराम सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है भाई, कितना आराम सा क्वेश्चन है। प्रतिघात का मात्रक क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे, क्योंकि डीसी में
जो धारा रोकता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं, एसी में जो धारा रोकता है उसको प्रतिघात बोलते हैं। तो दोनों का मात्रक ओम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, तब्ज तार एमीटर मापता है, क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान या फिर वर्ग औसत मूल मान, माध्य को औसत भी बोल सकते हैं। हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आभासी धारा होती है, देखिए धारा के फॉर्म में पूछा जा रहा है, और आभासी धारा अभी जस्ट आपको बोले थे कि इसको आरएमएस के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए धारा के लिए पूछा जा रहा है, आई आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई √2, जहां आई नॉट क्या है? धारा का शिखर मान, √2 से भागा दे दिए, हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई √2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या पूछा जा रहा है? मूल माध्य वर्ग मान, अर्थात IRMS, और शिखर मान किसके लिए? धारा के लिए। धारा के लिए शिखर मान IM से डिनोट करते हैं। और आपको पता है इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, देखो अनुपात क्या है। तो बताइए IRMS का मान कितना होता है? IM बाई √2, और ये तो नीचे में ही रह जाएगा IM से IM क्या हुआ? खत्म, ऊपर में कुछ नहीं बचा 1। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अनुपात 1/√2। कुछ है क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन नहीं है क्या जी? नहीं दिख रहा है भाई। चलिए, जब नहीं है तो इतना ही छोड़ते हैं और हम लोग मिलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि कुछ सवाल बच गया है। उसके बाद पूरा ऑप्टिक्स का कल ही लेक्चर आएगा, उसके बाद फिजिक्स खात्मा। सेकेंड बुक का सारा ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में आएगा, इसलिए प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और कल हमारा फिजिक्स खत्म होने वाला है, फिर से हम लोग केमिस्ट्री का सारा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 3 से 4 दिन में सारा लपेट लेंगे, क्योंकि अब लंबा लंबा वीडियो आएगा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। और समय जब नहीं है तो एक वीडियो में कुछ चैप्टर को लपेटेंगे, ताकि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन बना के आए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और विद्यार्थी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, ये गलत बात है। देख के चले जाते हो, नहीं कमेंट भी कर दिया करो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।